तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों आज है हमारा पार्ट नंबर 2 ऑफ चैप्टर नंबर 3 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। एंड आई होप बच्चों जो पहले वाला लेक्चर है जिसमें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मैंने आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या मतलब होके चलता है, एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म क्या होके चलता है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि कब कब कैसे कैसी सिचुएशंस और सर्कमस्टांसेस आके चलती हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन हमें, जिसमें एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप हमें दोबारा से खत्म करके एक नया एग्रीमेंट बनाना पड़ता है। उसमें फर्स्ट सिचुएशन बच्चों आके चलती है कि जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाता है। मैंने इसका एग्जाम्पल दिया था कि क्या एग्जाम्पल बनेगा कि क्यों चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होके चलता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद मैंने डिस्कस किया था कि जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग होती है, एक पार्टनर गेन करता है तो दूसरा पार्टनर सैक्रिफाइस करके चलता है। ठीक है, उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि ये सर्कमस्टांस तो आ गया, उसके बाद थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती है। उसमें से फर्स्ट एडजस्टमेंट के बारे में हमने पढ़ा था, दैट इज गुडविल। मैंने आपको गुडविल का इतने अच्छे से मीनिंग समझाया था कि आई एम वेरी मच हैप्पी टू सी कि बच्चे मेरे को पर्सनली मैसेज कर रहे थे कि सर गुडविल समझाया, इतने अच्छे तरीके से समझाया, हम तो क्रैम करके लर्न कर रहे थे। बेटा हमेशा से मैं बोल के चलता हूँ, कभी क्रैम नहीं करना। जो टॉपिक समझ नहीं आ रहा, यू कैन आस्क इन आवर व्हाट्सएप ग्रुप, मैं अच्छे से आपको कॉन्सेप्चुअली समझा दूंगा, बट क्रैम मत करो, लाइफ टाइम आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। वरना 5-10 मिनट्स दे लो उस टॉपिक को, 20-25 मिनट्स दे लो उस टॉपिक को, बट अच्छे से समझ के चलो वो टॉपिक, ताकि आगे जितने भी आप प्रोफेशनल कोर्सेज करेंगे वो आपको प्रॉब्लम ना दे, टॉपिक आपको आता हो वो टॉपिक। ठीक है बच्चों, तो मैं यही बिलीव करता हूं कि सब बच्चे वो वीडियो देख के आए हैं, और जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं और जिन्होंने पुरानी वीडियोस नहीं देखी, मैं यही कहूंगा प्लीज 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 वो देख के आए, साइड बाय साइड बने रहें। पुरानी वीडियोस के लिए बच्चों एक लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और एक आपको आई बटन पे बना आ रहा होगा। तो बच्चों आज हम पढ़ के चलेंगे, हम ऑलरेडी आज हमने पढ़ना है कि जो मैंने आपको बताया था ना वैल्यू ऑफ गुडविल, वो निकालते कैसे हैं सर। आपने ये तो बता दिया कि गुडविल ऐसे होके चलती है, गुडविल की ये एडजस्टमेंट होके चलती है, अब वैल्यू निकालें कैसे। जब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि कैलकुलेट करो गुडविल कितनी बनेगी, तो निकाले कैसे। ठीक है, तो बच्चों आज हमारा टॉपिक है वैल्यू ऑफ गुडविल। आप सब जानते हैं, मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं कि गुडविल का मतलब क्या होके चलता है। बच्चों गुडविल का मतलब ये होके चलता है आज जो हम मेहनत कर रहे हैं उसके आगे चल के जो हमें फ्यूचर में प्रॉफिट्स निकल रहे हैं। अब जो फ्यूचर वाले प्रॉफिट्स हैं वो निकालें कैसे। बच्चों मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था कि ये सारा एस्टिमेशन बेसिस पे होके चलता है। ठीक है, तो बच्चों इसके ना 3 मेथड्स होते हैं, इसके 3 मेथड्स होते हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। ओ माय गॉड्स बच्चों, मैं स्ट्रेट अवे इसमें नहीं कूदूंगा, आई विल नॉट जंप इनटू द कंक्लूजन स्ट्रेट अवे। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ के चलते हैं। मैं सीधा सीधा आपको फॉर्मूले नहीं लिखवा रहा हूं, मैं एक एग्जाम्पल दूंगा, आप खुद डिसाइड करना ये कौन सा मेथड है, देखना इससे कैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग बैठेगी। ठीक है, तो बेटा पहले वाला ही एग्जाम्पल लेके मैं चल रहा हूं जो हमने पहले लेक्चर में लिया था। अगर किसी ने नहीं देखा प्लीज देख आना। तो पहले वाले लेक्चर में हमने क्या एग्जाम्पल लिया था, मैंने ये बोला था कि मिस्टर ए है, उनकी एक शॉप है और मिस्टर बी है, वो ये शॉप खरीदना चाहते हैं। ओके, सो मिस्टर ए की शॉप है और मिस्टर बी ए को बोलते हैं कि मैं ये आपसे शॉप खरीदना चाहता हूं। मिस्टर ए कहते हैं ठीक है आप ये शॉप ले लीजिए, ये शॉप की कीमत है 4 लाख रुपया प्लस मैं 1 लाख रुपया और लूंगा। ओ माय गॉड, जब मिस्टर बी ने बोला था कि आप ये 1 लाख रुपया क्यों लेंगे भाई साहब, अब वर्डिंग सुनना ए की, जिसने नहीं सुनी पिछले वाली वीडियो सुनो क्या बोला था ए ने। ए बोल के चलता है कि अगर आप मेरा नाम, मेरी मशीनरी और मेरी जो शॉप है, मेरा नाम, मेरी मशीनरी और मेरी शॉप है, ये अगर मैं आपको बेचता हूं और अगर आप ये परचेज करते हो मेरे से, तो अगर आप 2 सालों तक कुछ काम भी नहीं करोगे ना नया, मतलब कि मेरी शॉप पे आप कुछ भी अगर एक्स्ट्रा नहीं करोगे, जैसे शॉप चल रही है वैसी मुझसे आपने शॉप खरीद ली मिस्टर बी और उसको काम करते जा रहे हो नॉर्मल वाला और मेरा नाम यूज कर रहे हो, तो बैठे बैठे 50,000 खाओगे 1 साल का। मैंने बोला अच्छा कितने सालों तक, कह रहा 2 सालों तक 50,000 रुपए बैठे बैठे खाओगे अगर आप लोग मेरा नाम यूज करके शॉप चला रहे हैं, क्योंकि मेरी इतनी गुडविल है। तो बेटा मुझे फटाफट से बता के चलो, जो मिस्टर बी हैं जिन्होंने शॉप ये परचेज करी थी, तो वो अपनी बुक्स में 4 लाख रुपया तो दिखा देंगे कि मैंने भाई शॉप परचेज करी है, बाकी 1 लाख रुपया क्या दिखाएंगे सर, 1 लाख रुपया गुडविल का दिखाएंगे।
यही बात हुई थी ना। हाँ बच्चों, इस 1 लाख रुपए में क्या क्या बोला था उसने ये बोला था कि आप अगर मेरा नेम यूज करके शॉप चलाते हो तो आपको 50,000 रुपीज का प्रॉफिट आने वाले 2 सालों तक बैठे बैठे खाओगे। दैट मीन्स टोटल कितना हो गया बच्चों, 1 लाख। बच्चों ये जो बैठे बैठे खाओगे मतलब कि ये 2 सालों तक आपको आराम से प्रॉफिट आता रहेगा अगर आप कोई काम भी नहीं करोगे, अगर आप सिर्फ मेरा नाम लोगे। बच्चों इसको हम बोल के चलते हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। मैंने बहुत सारे, मैं आई विल नॉट टेक द नेम, बट मैंने बहुत सारों को सुना है, वो हमेशा से यही बोलते हैं कि नंबर ऑफ ईयर्स परचेज तो गिवन होगा बच्चों, क्वेश्चन में गिवन होगा, ये समझने की जरूरत नहीं है। नहीं बच्चों, ये हमें समझने की जरूरत है। और ना मैं ये बोल के चलूंगा कि नंबर ऑफ ईयर परचेज तो क्वेश्चन में गिवन होगा, लिख देना बच्चों। यू आर ऑन शुद्ध देसी कॉमर्स चैनल एंड वी विल teach you each and every concept with practical example। तो अब समझ में आया नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब अगर मैं सेंस दूसरी सेंस में लेके चलूं कि आज जो आप मेहनत कर रहे हो उसकी वजह से कितने सालों के लिए उस मेहनत का प्रॉफिट आता रहेगा। दैट मीन्स नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब होके चलता है कि अगर 50,000 का मेरे को गुडविल आ रहा है 1 साल का, तो कितने साल में बैठे बैठे खाऊंगा बेटा, 2 सालों तक आपको 50,000 का प्रॉफिट आता रहेगा। अब मुद्दा आया सर ये जो 50,000 का प्रॉफिट है सर ये निकालेंगे हम कैसे? हमें गुडविल निकालने के लिए सर ये प्रॉफिट चाहिए, नंबर ऑफ ईयर परचेज आपने बोल दिया क्वेश्चन में गिवन होगा। सर ये 50,000 निकालेंगे कैसे? बच्चों ये हम निकाल के चलेंगे एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे, ये हम निकाल के चलेंगे एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे। अब बच्चों के अंदर एक डाउट आया है सर, जो आपके अंदर आना ही चाहिए डाउट, सर व्हाई एवरेज प्रॉफिट्स? सर आगे आने वाले जो प्रॉफिट्स मुझे होंगे वो मैं एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे क्यों निकालूंगा? सर ये आप मुझे क्रैम करवा रहे हैं, सर इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। तो बच्चों हमारे पास एक क्वेश्चन आके चला है व्हाई एवरेज प्रॉफिट। बच्चों मेरे को सीधा सीधा एक जवाब देना, क्योंकि मैं एक सीधा सीधा आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं। आप सबको पता है फ्यूचर इज अनसर्टेन, हाँ सर पता है। बच्चों आगे का एस्टिमेशन आपने सुना होगा, आगे का एस्टिमेशन लगाने के लिए हम पीछे का जो हमारा ट्रेंड चल रहा है उसके बेसिस पे क्या हम आगे का एस्टिमेशन नहीं लगाते? हाँ सर लगाते हैं। तो क्या मैं बोल के चल सकता हूं कि इतने सालों से जो प्रॉफिट्स हो रहे हैं उसका अगर मैं एवरेज निकाल लूं तो मुझे आगे आने वाले जो मेरा गुडविल है, दैट मीन जो मेरे आगे आने वाले जो मेरा प्रॉफिट है उसका मेरे को एस्टिमेशन मिल जाएगा। याद करो जब मैंने गुडविल की कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको क्या बोला था कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल। क्यों वो डिफिकल्ट क्यों है? क्योंकि सर हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, सर हम एक एस्टिमेशन ही लगा सकते हैं कि हमारी गुडविल कितनी होगी। और वो एस्टिमेशन बच्चों हम कैसे लगा के चलेंगे? वो एस्टिमेशन हम लगा के चलेंगे वाई एवरेज प्रॉफिट के बेसिस में। सारे बच्चे फटाफट से लिख के चलो कि प्रॉफिट्स फॉर फ्यूचर इज कैलकुलेटेड on the basis of average profit, because to estimate the average profit, or sorry, to estimate the future profits we need average trend ऑफ ऑल प्रॉफिट्स। कहता है फ्यूचर में जो हमें प्रॉफिट होने वाले हैं ना, जिसको हमने गुडविल का नाम लिया है, वो निकालने के लिए बच्चों हमें जो पिछले साल से क्या ट्रेंड चल रहा है प्रॉफिट्स का उसका एवरेज निकाल के इसको सॉल्व कर दो। तो बच्चों मुझे फटाफट से बता के चलो ये हम कौन से मेथड की बात कर रहे हैं? सर मैं बताऊंगा, बताइए। सर ये फर्स्ट मेथड है, दैट मींस एवरेज प्रॉफिट मेथड। समझ में आया? इसमें कोई क्रैमिंग नहीं करवाई, इतने ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करवाया आप लोगों को। क्रैमिंग मत किया करो। समझ में आया ना? ये नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब, नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब ये है कि अगर मेरे को आगे जो प्रॉफिट्स होंगे कितने सालों तक मैं बैठे बैठे खाऊंगा। दैट मीन्स आज जो मैं मेहनत कर रहा हूं आगे आने वाले कितने सालों तक मुझे वो मेहनत का फल मिलता रहेगा। और उसने बोला था 50,000 रुपए तू 2 सालों के लिए बैठ के खाएगा। दैट मीन्स 1 लाख रुपए का मेरा गुडविल हो गया, उसमें से 50,000 मैंने एवरेज प्रॉफिट, वो अभी सीखेंगे कैसे। और 2 इयर्स नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, कितने साल बैठे बैठे खाएगा वो आपको गिवन होगा क्वेश्चन में। ठीक है, तो बच्चों मुझे अब एक बात बता के चलो सब
कि एवरेज प्रॉफिट्स, तो क्या मैं बोल के चल सकता हूं क्या सर कि गुडविल वैल्यूएशन, कि गुडविल की वैल्यू एज पर एवरेज प्रॉफिट, क्या फॉर्मूला होगा सर? फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर एवरेज निकाल लो सारे प्रॉफिट्स का, ओके, एवरेज प्रॉफिट निकाल लो, मतलब कि पिछले साल के जितने भी प्रॉफिट्स गिवन है 1 2 3 4 सर डिवाइडेड बाय इसको कर देंगे हम 4, हमारे पास सर आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, अब मुझे पता लग गया कि एक साल में फ्यूचर में मेरे को इतना प्रॉफिट होके चलना है, दैट मीन्स वो एवरेज प्रॉफिट शो करेगा। एंड बच्चों हम गुडविल कैसे निकालेंगे कि मुझे ये पता लग गया है कि एक सालों तक मेरा इतना फ्यूचर में प्रॉफिट रहेगा और कितने साल में बैठे बैठे खाऊंगा, उसको हम क्या बुलाते हैं? नंबर ऑफ ईयर परचेज, उसको हम कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो ये हो गया नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। ओके, यस सर। क्या ये इतना आसान था? बताइए। इसमें एक चीज ओवर होके चलती है, उसकी चर्चा करते हैं। आप बच्चों मुझे फटाफट से बता के चलो, मैंने अभी 5 सेकंड पहले क्या बोला है? सर आपने ये बोला था कि जो गुडविल होके चलता है, दैट मीन्स गुडविल के लिए जो हमारे फ्यूचर प्रॉफिट्स होके चलते हैं सर, वो एस्टिमेशन बेसिस पे होता है। ठीक है बच्चों, हर कोई ये नहीं चाहता कि जितना हो सके जो मुझे फ्यूचर प्रॉफिट हो रहे हैं मैं उसके क्लोज पहुंच सकूं, कि जितना हो सके मैं जो एस्टिमेशन लगा रहा हूं ये मेरी एक्चुअल वाली एस्टिमेशन के इक्वल हो, या फिर जितना हो सके मैं ओरिजिनल वैल्यू ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट्स के पास पहुंचने की कोशिश करूं। हाँ सर, तो बच्चों आपके मन में एक सवाल नहीं आया कि सर ये जो प्रॉफिट्स है ना, इसमें से वही चीजें माइनस करें एज एन एक्सपेंस और वही चीजें प्लस करें एज एन इनकम जो सर रेगुलर बेसिस पे होती हैं। बट कभी कभी क्या होके चलता है कि ऐसी इनकम्स प्लस हो जाती हैं जो रेगुलर नेचर के नहीं है, और ऐसे लॉसेस माइनस हो जाते हैं जो सर रेगुलर नेचर के नहीं है। बच्चों आप समझ पा रहे हैं ना बात? हम क्या चाह रहे हैं, दोबारा से सुन लो, हम ये चाह रहे हैं कि जो गुडविल है, जो मेरे फ्यूचर के प्रॉफिट्स हैं, वो मैं एस्टिमेशन बेसिस पे निकालता हूं। तो मैं ये चाह रहा हूं कि जितना हो सके मैं अपने एस्टिमेशन के नजदीक पहुंच सकूं, मैं एक्चुअल जो फ्यूचर प्रॉफिट हो रहे हैं उसके नजदीक पहुंच सकूं। ठीक है, तो इसके लिए बच्चों मैं ये नहीं चाहूंगा कि जो रेगुलर एक्सपेंसेस जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट से माइनस हो रहे हैं वो रेगुलर वाले एक्सपेंसेस जो हर साल होने ही होने हैं, और जो इनकम्स प्लस हो रही है वो हो ताकि हर साल होनी ही होनी है। इसकी वजह से क्या होगा, मेरे पास एक्चुअल प्रॉफिट आएगा जो हर साल होना ही होना है। बट कभी कभार बच्चा हो ही जाता है कि ऐसी ऐसी प्लस माइनस चीजें हो जाती हैं, ऐसी ऐसी इनकम्स प्लस हो जाती हैं जो रेगुलर बेसिस के नहीं होती। साल में 4-5 साल में एक बार इनकम होगी, या फिर ऐसे लॉसेस जो रेगुलर नहीं होते, साल में 4-5 साल में एक बार वो लॉसेस होके चलते हैं। बच्चों इसको हम बोल के चलते हैं, जो इनकम्स बहुत नॉर्मली नहीं होती उसको हम क्या बोलेंगे? जो नॉर्मली नहीं होती उसको हम बोलेंगे अब नॉर्मल गेन। तो बच्चों जब हम प्रॉफिट के लिए, एवरेज प्रॉफिट के लिए कैलकुलेट करेंगे, प्रॉफिट्स दिए होंगे आपको रिस्पेक्टिव ईयर्स के, उसमें ये भी लिखा होगा कि यार इसमें ना, इस प्रॉफिट में अब नॉर्मल गेन भी इंक्लूडेड है जो साल में 1-2 बार होके जो 4-5 साल में एक बार होके चलता है। तो बच्चों अब नॉर्मल गेन जो हम प्रॉफिट में प्लस कर देते हैं उसको हमने क्या करना है? माइनस। और ऐसे लॉसेज जिसको हमने प्रॉफिट से माइनस किया हुआ था बट 4-5 साल में एक बार होके चलते हैं, तो उसको क्या करना है बेटा? उसको करना है प्लस। दीज आर कॉल्ड abnormal गेन एंड abnormal लॉस। ठीक है सर, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ जब आपको प्रॉफिट्स गिवन होंगे ना, तो आपने प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट्स करनी है, उसके बेसिस पे आप निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट्स। ओके, एवरेज प्रॉफिट्स निकालने के बाद आपको मैंने बताया हुआ कितने साल बैठे बैठे खाओगे, गुडविल का फॉर्मूला लगा दो, क्या आएगा? एवरेज प्रॉफिट्स इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ओके, ये आपका बन जाएगा गुडविल का सारा क्वेश्चन। ठीक है, तो बच्चों इसकी और अंडरस्टैंडिंग के लिए एक क्वेश्चन ट्राई करके चलते हैं। आई होप अब आपको समझ में आ गया कि एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या बोल के चलता है, और समझ में आएगा। एक क्वेश्चन ट्राई करके चलते हैं। ठीक है, तो बच्चों आप सबकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन बना हुआ आ रहा है। क्या कहता है? कहता है लव एंड कुश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। ओके, कहता है दे एडमिट शुभ इनटू पार्टनरशिप फॉर इक्वल शेयर। कहता है गुडविल वाज एग्रीड टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years।
प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 years वर। अभी इसमें टेंशन मत लो, अरे सर एडमिशन हो गया सर, ये कैसे, तो एडमिशन, अभी सिंपल गुडविल का एज अ गुडविल कॉन्सेप्ट समझो, ये क्वेश्चन आगे आएगा, ये कॉन्सेप्ट दोबारा आएगा, मैं समझाऊंगा, ठीक है। अभी सिर्फ गुडविल पे फोकस रखो कि मुझे गुडविल निकालनी है, ओके। क्या क्या चलता है कि आपको गुडविल वैल्यू करके चलनी है सर, ये तो पता ही है। एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, दैट मीन 2 सालों तक सर मैं बैठे बैठे खाऊंगा, बट सर मेरे को वैल्यू ऑफ गुडविल 1 साल की पता तो होनी चाहिए। दैट मीन्स मेरे को 1 साल के एवरेज प्रॉफिट कितना है वो पता तो होना चाहिए, तभी उसको मल्टीप्लाई करूंगा ना 2 से, ओके। कहता है ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years, प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 years आपको दिए हैं बच्चों, 31 मार्च 2016, 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2019, ठीक है बच्चों। ये सिचुएशन समझने की, ट्राई टू रीड द सिचुएशन। आज हम 2020 में खड़े हैं, ठीक है, आज हम 2020 में खड़े हैं, मतलब कि आज हम करंट ईयर में खड़े हैं। पिछले सालों की हमें प्रॉफिट्स दे रखी है, मुझे आगे आने वाले जो फ्यूचर प्रॉफिट्स हैं उसको एवरेज बेसिस पे निकाल के चलना है, और मैं मल्टीप्लाई जब करूंगा उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से, तो बच्चों मेरे आगे आने वाले फ्यूचर कितने सालों तक बैठे बैठे खाएंगा बच्चों, वो क्या होके चलता है, वो हमारा होके चलता है गुडविल, ठीक है। उसके बाद बच्चों थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट्स दी हुई है, और वो भी टेंशन वाली बात नहीं है, एडजस्टमेंट समझा दिया मैंने क्या करनी है। कहता है फर्म हैड अब नॉर्मल गेन ऑफ ₹10,000 ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016, ओके। फर्म इंकर्ड अब नॉर्मल लॉस ऑफ 20,000 ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, ओके। कहता है रिपेयर्स टू अ कार अमाउंटिंग टू ₹50,000 वाज रॉन्गली डेबिटेड टू व्हीकल्स अकाउंट ऑन 1 जून 2017, डेप्रिसिएशन वाज चार्ज्ड ऑन व्हीकल्स एट द रेट 12% पर एनम ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, एक वो भी एडजस्टमेंट कर दी, जो गलत कर दी थी उसको ठीक कर दो, क्या दिक्कत वाली बात है, ठीक है। तो बच्चों इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या बना के चलेंगे, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आप बनाएंगे, हमने क्या निकालना है, हमने प्रॉफिट्स निकालने हैं, ठीक है। प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट नॉर्मल है बच्चों, कुछ भी नहीं है, ट्रस्ट मी कुछ नहीं है कॉन्सेप्ट में, ठीक है। तो आप इसमें देख लो कौन कौन से ईयर्स के आपको प्रॉफिट्स दिए हुए हैं जिसमें आपने एडजस्टमेंट करनी है। सर एक तो हमें दिया हुआ है 2016 का, ओके, 2017 का, ओके, 2018 का एंड 2019 का, ओके। सो 70,000 रुपये का सर प्रॉफिट हुआ था इस साल सर 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ था, ठीक है। एंड सर 2018 में सर 55,000 का लॉस लिखा, कोई बात नहीं, तो क्या होगा, कभी कभार बच्चों लॉस भी हो जाता है, क्या हो गया, ठीक है। और 2019 में 1,44,000 का प्रॉफिट दिया हुआ था, ओके। अब सुनना क्या कह रहा है, एडजस्टमेंट्स पे आ जाओ। कहता है अब नॉर्मल गेन हुआ है 10,000 रुपए का ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। ये वाला जो ईयर एंड हुआ है ना, जिसका प्रॉफिट आया 70,000 रुपए, इसमें 10,000 का गेन ऑलरेडी एडेड है। कौन से वाला गेन सर बताना जरा, अब नॉर्मल गेन। अरे सर प्लीज सर ये मत कीजिए सर आप प्लस, क्यों बेटा, क्यों ना करूं प्लस। सर ये वाला गेन एक ऐसा गेन है सर जो 8-9 सालों में एक बार होता है सर, मेरे को अपनी एक्चुअल जितना हो सके मेरे को एस्टिमेशन के पास पहुंचना है सर गुडविल की। चलो ठीक है आपकी बात मान लेते हैं, क्या करना है बताओ सर। इसमें से 10,000 माइनस कीजिए, ओके कर देता हूं बेटा। इसमें आएगा अब नॉर्मल गेन माइनस, कितने का करना है माइनस सर, 10,000 रुपए का, ओके। उसके बाद आता है क्या था, फर्म इंकर्ड अब नॉर्मल लॉस ऑफ ₹20,000 ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। कह रहा है जो 31 मार्च 2017 है ना, जिसमें 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है, उसमें 20,000 का अब नॉर्मल लॉस हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से माइनस कर दिया था। मतलब इस 1 लाख में से, इस 1 लाख में ऑलरेडी 20,000 माइनस हुआ है। फटाफट से बता के चलो अब नॉर्मल लॉस क्या करेंगे सर। ये जो लॉस हुआ है ना, ये जो आपने 20,000 सर माइनस कर चुके हो, जिसके करके 1 लाख रुपए सर ये आपने गलत किया। क्यों? क्योंकि सर ये लॉस जो होना है ना, ये 4-5 साल में एक बार होना है सर, इसको ऐड बैक कर दो। ओके बेटा आपकी बात मान लेता हूँ, बच्चे काफ़ी इंटेलिजेंट हैं हमारे। अब नॉर्मल लॉस कितने से ऐड बैक करना है सर, 20,000 से ऐड बैक कर दो, ओके। सर एक कंडीशन दे रखी है, उसका क्या वर्किंग नोट बना लें? हाँ बच्चों उसका वर्किंग नोट बना लो, क्योंकि ये कंडीशन का जब भी आपको लगे ना कि यार थोड़ी कैलकुलेशन है, उसका वर्किंग नोट बना लो। कहता है रिपेयर्स, कहता है गाड़ी में रिपेयर करवाया था। बच्चों मुझे फटाफट से बता के चलो, कॉस्ट ऑफ एन एसेट, आप सब +1 में पढ़ के आ रखे हैं कि जो कॉस्ट ऑफ एन एसेट क्या होके चलता है सर। कॉस्ट ऑफ एन एसेट में तो सर जितने का वो कॉस्ट था प्लस, ठीक है, और सर उसमें ट्रांसपोर्टेशन की, ठीक है, और सर उसमें
अगर कोई सर इंस्टॉलेशन करवाई है जिसमें सर हम रिपेयर भी बोल के चलते हैं सर, बट इसमें एक कंडीशन है। कौन सी सर? जब स्टार्टिंग में रिपेयर करवाते हैं ना, जैसे हमारे पास एसेट आया, हमने स्टार्टिंग में एक सेटअप वाली रिपेयर करवाई सर, सिर्फ वही कॉस्ट में एडेड होती है एसेट की। जो बीच अब एसेट हमारा शुरू हो गया, ठीक है, उसके बाद अगले साल, अगले तीसरे साल उसमें रिपेयर करवाएंगे सर, वो एसेट अकाउंट में कभी नहीं आता, वो कॉस्ट ऑफ एसेट कभी नहीं बनता। बच्चों अगर ये आपने कॉन्सेप्ट समझना है, मैं आपको एक लिंक में डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं और एक आई बटन पे दे रहा हूं, मैंने बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करा है कि कॉस्ट ऑफ एसेट में कौन कौन सा आता है खर्चा। मैंने उसमें ये समझाया था कि कॉस्ट ऑन एसेट में कौन कौन सी कॉस्ट आती है जो इंकर हुई हैं बिफोर पुट टू यूज। जब एसेट पुट टू यूज हम कर रहे हैं ना, उससे पहले वाले खर्चे आएंगे, उसके बाद में 1-2 साल के बाद रिपेयर करवा रहे हो, क्या आप वो कॉस्ट में ऐड कर दोगे? नहीं सर। दैट मीन्स कहता है रिपेयर हुए थे 50,000 रुपए का, ओके, कहता है 50,000 रुपए का सर रिपेयर हुआ था और हमने रॉन्गली सर एसेट के अकाउंट को बढ़ा दिया, हमने एसेट में डेबिट कर दिया। बच्चों ये गलत किया कि नहीं किया? हाँ सर, ये हमने गलत किया। अब मुझे फटाफट से ये बता के चलो कि इसमें क्या गलती करी। इसमें सर हमने ये गलती करी है कि ये जो 50,000 रुपए हैं ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाने चाहिए थे, क्योंकि ये एक खर्चा है, ठीक है, ये कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है कि आप सोचो कि कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर कर दिया, ठीक है। तो इस 50,000 को फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी गलती सुधारो, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करो। सर कौन से ईयर में हुआ है? ये बता रहा है कि 1 जून 2017, मतलब 1 अप्रैल 2017 से लेकर 31 मार्च 2018, दैट मीन्स 2018 ईयर एंडेड की बात हो रही है। इसमें कर दो रिपेयर्स, ओके, ये कर दो 50,000 इसमें से माइनस करेंगे। सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करना चाहिए था, बट हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। कोई बात नहीं, भूल हुई है तो सुधार भी लो। अब ये बोल के चल रहा है कि 50,000 रुपए के हमने क्या किया, आगे बढ़ो बच्चों। कह रहा है जो डेप्रीसिएशन, हमने तो ये सोचा था कि यार हमने कार अकाउंट में डेबिट कर दिया, हमारे पास एक तरह से कार आ गई है, हमने उसमें सर डेप्रीसिएशन लगा दी सर 12% के हिसाब से। दैट मीन्स आपने डेप्रीसिएशन बच्चों गलत माइनस कर दी 2000 कौन से वाले में, 18 वाले में। इसमें जब आपने डेप्रीसिएशन इस प्रॉफिट से घटा हुआ है, कितने का डेप्रीसिएशन निकाला था सर? डेप्रीसिएशन का हमें परसेंटेज दिया हुआ है कितना, 12% दे रखा है, ओके। और एसेट हमने एक तरह से आपने कब डेबिट किया था, कितने सालों का, कितने महीनों का डेप्रीसिएशन निकाला था सर? 1 जून से लेकर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। बच्चों ये निकला 10/12, ठीक है। ये हमारे पास आके चलेगा 5,000, ठीक है, ये एक से एक बच्चों एक गलती से 0 कट हो गया, ये हमारे पास आके चलेगा 5,000। बच्चों इट वॉज रॉन्गली डेबिटेड। समझ में आया ना? मतलब सारी गलती कहां से शुरू हुई, जो हम रिपेयर्स थे उसको हमने कार में प्लस कर दिए, कार अकाउंट की कॉस्ट में प्लस कर दिया। तो हमें ये लगा कि भाई कार अकाउंट में आ गया, खड़ा हो गया बैलेंस कार में, तो हमने उस पर डेप्रीसिएशन गलती से माइनस कर दिया। इसको क्या करेंगे फटाफट से बताओ सर? इसको प्लस कर दीजिए, ओके, प्लस डेप्रीसिएशन, ओके, कितने से प्लस कर देंगे इसको 5,000 रुपए से, ठीक है। तो इसमें डेप्रीसिएशन बच्चों हमने गलती से कर दी थी, इस साल में -5,000 की वो हम कर रहे हैं ऐड बैक। बच्चों एक चीज और नोटिस करने वाली है सर, क्या सर? बच्चों आज हम खड़े हैं करंट ईयर पे, आज हमें पता लगा कि हमने गलती से उस जो रिपेयर्स था उसको एसेट अकाउंट में प्लस कर दिया। बच्चों 2019 में भी तो आपने डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करी होगी, आपने पढ़ा था +1 में कि जो डेप्रीसिएशन है वो हर साल कैलकुलेट करके चलनी पड़ती है। दैट मीन्स इस 1,44,000 में ये अमाउंट ऐसी अमाउंट है जो डेप्रीसिएशन से लेस होके आ रखी है। तो फटाफट से बताओ क्या वो डेप्रीसिएशन थी? क्या वो डेप्रीसिएशन थी? नहीं सर, वो तो रिपेयर था, वो तो सर हमने माइनस कर दिया। दैट मीन्स इसमें हम क्या करेंगे ऐड बैक फुल ईयर की डेप्रीसिएशन। इसमें तो हमने इसमें हमने 10 मंथ्स की इसलिए करी क्योंकि एक तरह से 1 जून को थी, अब इसमें फुल ईयर की करेंगे, ठीक है। तो ये कौन सा साल है? 18-19 की डेप्रीसिएशन निकालेंगे, 50,000 था, इनटू में 12%। बच्चों ये हमारे पास आके चलता है 6,000 रुपये। तो फटाफट से बताओ डेप्रीसिएशन प्लस 6,000। बच्चों सारी एंट्रीज हो गई हैं? हाँ सर, सारी एंट्रीज ऑलमोस्ट हो गई हैं। हाँ, तो बच्चों इसका फटाफट से निकाल लो, क्या निकलेगा सर? ये आएगा मेरे पास 60,000, ओके। ये आएगा सर मेरे पास 1,20,000, वेरी वेरी गुड।
ये आएगा सर मेरे पास 5000 माइनस 50,000 माइनस 55,000, ये आएगा सर मेरे पास एक तरह से 1 लाख का लॉस। ओके, और सर ये आएगा मेरे पास 1,50,000। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या बोलता था, मैं ऑलरेडी आपको फॉर्मूला एक्सप्लेन करके चल चुका हूँ। सर फर्स्ट ऑफ ऑल एवरेज प्रॉफिट निकाल लो। ओके, एवरेज प्रॉफिट बच्चों, इसका एवरेज प्रॉफिट आपके पास आके चलेगा, इन सबको प्लस करके डिवाइड बाय 4 कर दोगे तो ये आएगा हमारे पास 2,30,000 अपॉन में 4। बच्चों मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, आप देख सकते हैं कैलकुलेट करके, ये आएगा 57,500। सर हमें ये पता लग गया है कि जो फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाला ना 1 साल का, वो कितना होने वाला है 57,500। जितना हो सके सर मैं उसके पास पहुंचने की कोशिश कर चुका हूं। एंड सर कितने साल हम बैठे बैठे खाएंगे, कितने साल वो बैठे बैठे आएगा, उसने दिया है बच्चों 2 सालों के लिए। दैट मीन्स our value of goodwill will be goodwill is equal to average profit into में number of years purchased। कितना हो गया बच्चों, सर ये हमारे पास हो गया 57,500 into में 2, ये हमारा आंसर आया 115,000। सो 1,15,000 इज योर गुडविल। बच्चों अब बताओ आपको ये टॉपिक समझ में आया, और मैंने इसका एक आपको क्वेश्चन भी दिया। अगर कोई भी डाउट है तो आप इसको कमेंट सेक्शन में या मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लेना, मैं अच्छे से समझा दूंगा। ऐसे समझाया हुआ है, इसमें और कुछ समझने वाली बात नहीं है, क्रैम नहीं करना, ठीक है, अच्छे समझ के चलो। तो बच्चों ये था आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड। सर इसमें एक और मेथड है सर, हाँ बच्चों इसमें एक और मेथड होके चलता है एवरेज प्रॉफिट मेथड में ही, उसको हम बोलते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, उसको हम बोलते हैं एक तरह से वेटेड प्रॉफिट मेथड। बच्चों वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया सिखाऊंगा तो सारी चीजें सिखाऊंगा, तो उसका जस्ट मैं आपको ओवरव्यू देता हूं। मेरे को पता है कि आप समझ जाओगे, इतने इंटेलिजेंट हो आप ओवरव्यू से। बच्चों इसी में ही एक सेकेंड मेथड आता है वेटेड प्रॉफिट मेथड, ठीक है ये एवरेज का ही एक तरह से पार्ट जो हम कर रहे हैं ना, एवरेज, ये जो हम पढ़ रहे हैं एवरेज प्रॉफिट्स पढ़ रहे हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड है ये उसी का ही पार्ट, इसमें बस वेटेड लग गया, वेटेड प्रॉफिट मेथड। बच्चों इसमें कुछ भी नहीं करना, इसमें आपको प्रॉफिट्स गिवन है पिछले साल के, ठीक है, मान लो 40,000, ये 20,000, ये 30,000 और ये 40,000। इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने वेट्स दे देने हैं। इसका ना इतना कोई लॉजिक नहीं है, इसलिए मैं अपने बच्चों को पढ़ाता नहीं हूँ, बट बच्चों सिलेबस का पार्ट है, पढ़ाना जरूरी है। इसमें आपने ना वेट्स दे देने हैं। वेट्स कैसे, इस वाले को फर्स्ट वेटेज दे देनी है, इसको 2, इसको 3, इसको 4। उसके बाद आपने निकालना है वेटेड प्रॉफिट। ओके, अब सर वेटेड प्रॉफिट कैसे निकालूं बच्चों, ये क्या है वेट, ये क्या है प्रॉफिट, वेटेड प्रॉफिट क्या होगा इनटू में, ठीक है। तो बच्चों आपके पास ये आ जाएगा 40,000, ये भी आपके पास आ जाएगा 40,000, दिस इंटू दिस ये आ जाएगा 90,000, दिस इंटू दिस ये आ जाएगा 1,60,000। बच्चों इसका आपके पास आ जाएगा सम, और इसका भी आपके पास आ जाएगा सम। आपको फॉर्मूला पता है क्या लगा के चलना है एवरेज प्रॉफिट निकालने का, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। इसमें बच्चों फॉर्मूला ये लग के चलेगा, इसका सम, ठीक है, सम ऑफ वेटेड प्रॉफिट अपॉन में सम ऑफ वेट्स, ठीक है, सम ऑफ वेट्स, ठीक है। आपके पास बच्चों क्या आ जाएगा, आपके पास आएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। जो आपके पास WAP लिख रहा हूं वेटेड एवरेज प्रॉफिट आएगा, उसको बच्चों हम क्या करके चलते हैं सर, नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये चीजों से बच्चों आपके पास आ जाएगी गुडविल। कुछ भी नहीं है इस मेथड में, सिंपल है, वेट्स लगाओ, उसके बाद उसका प्रोडक्ट निकालो, सम ऑफ वेटेड प्रॉफिट्स का जो आएगा और सम ऑफ वेट्स आएगा, आपके पास WAP आ जाएगा, दैट मींस वेटेड एवरेज प्रॉफिट। और उसके बाद क्या करना है आप सब जानते हैं, कितनी साल बैठे बैठे खाएगा उससे मल्टीप्लाई करके गुडविल। टेंशन मत लो, इस लेक्चर के एंड में आपको 2 क्वेश्चन देके चलूंगा। एक क्वेश्चन आप ट्राई करके चलेंगे किससे, जो हमारा मेन मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड, और दूसरा क्वेश्चन आप ट्राई करके चलेंगे वेटेड प्रॉफिट मेथड से, ठीक है। तो बच्चों आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। बाकी के जो 2 मेथड्स बचे हैं वो हम अगली वीडियो में पढ़ के चलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।